गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं हमारे फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं हमारे वो कैसे प्रभाव डालते हैं हमारी फिज़िकल फिटनेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं फिज़िकल फिटनेस के वो क्या हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, फ्लेक्सिबिलिटीज़ और इंड्योरेंस। ये 5 फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारी जो है फिटनेस निर्भर है। अगर ये 5 तत्व होंगे या 5 फैक्टर्स जो है वो अगर हमारे अंदर होंगे, 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे अंदर होंगे तो हम फिट माने जाएंगे। ये जो हमने 5 कंपोनेंट्स के बारे में बात की, अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा वो है स्ट्रेंथ। तो चलिए स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मसल साइज़। अगर हमारे पास मसल का साइज़ है जो वो बढ़ेगा या बड़ा होगा तो हम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ ला सकते हैं किसी भी काम को करने में। ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी जब हमारे मसल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। और ये जो है मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिज़िकल फैक्टर्स अगर हम देखें। उसके बाद है बॉडी वेट। बॉडी वेट भी निर्भर करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आपका लाइट बॉडी वेट है तो स्ट्रेंथ कम होगी, अगर थोड़ा हैवी है तो फिर ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद है मसल कॉम्पोजिशन। मसल कॉम्पोजिशन में हम ये देखते हैं कि जो हमारी मसल की कॉम्पोजिशन है, बनावट है, वो कौन सी है, वाइट मसल्स की है या रेड मसल फाइबर की ज़्यादा है। तो जिसकी भी परसेंटेज ज़्यादा होगी वही डिटरमाइन करेगा। अगर वाइट होगी तो वो उस हिसाब से एक्ट करेगा, अगर रेड होगी तो वो उस हिसाब से एक्ट करेगा। उसके बाद है हमारे पास नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स में हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ, और ये ट्रेनिंग से इम्प्रूव भी की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम स्पीड की। तो स्पीड कैसे डिटरमाइन करती है। तो सबसे पहले हमारे पास मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ये डिपेंड है कैसे हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और कैसे हम रिलैक्स करते हैं मसल्स को। ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंड है नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी और कंट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है और रिलैक्सेशन की है वो डिटरमाइन करेगी एक्साइटेबिलिटी पे। कैसे हम कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। मैसेज कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचता है कि हमारे को रिस्पॉन्ड करना है, मसल्स वो एक्ट करता है, वो रिएक्ट करता है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। जितनी जल्दी करेगा, जितनी जल्दी मैसेज ट्रांसफ़र होगा उतनी ही जल्दी ये रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे कि स्पीड हमारी जो है बढ़ सकती है या बढ़ा सकते हैं हम। उसके बाद है मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन में जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि परसेंटेज हमारी वरी करती है वाइट मसल्स की और रेड मसल्स की, रेड मसल फाइबर की। और ये जो है ये ट्रेनिंग से चेंज नहीं हो सकते, ये परमानेंट होते हैं, आपके जीन्स में पाए जाते हैं, ये नेचुरली होते हैं। इसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्पीड यानी कि इम्प्रूव नहीं हो सकती बाय मसल्स। ठीक है। अगर स्लो मसल है आपके या कह लो रेड मसल फाइबर है तो आप स्पीड वाले काम नहीं कर सकते। अगर वाइट मसल है तो आप स्पीड वाले काम कर सकते हो। रेदर देन हमने बात की थी, हम बात करेंगे आगे इंड्योरेंस की। तो कौन से मसल कंपोजिशन जो है हमारी रहती है डोमिनेंट। तो चलिए बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है। स्पीड से हमने स्ट्रेंथ को
एग्जीक्यूट करना है, बाहर निकालना है स्पीड से, तो उसमें हमारा मसल फाइबर भी, मसल का साइज़ भी काउंट होगा, मसल फाइबर भी काउंट होगा, मसल कोऑर्डिनेशन भी काउंट होगा और हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस भी काउंट होगा, ठीक है ना, जो कि हमारी ट्रेनिंग में हेल्प करेगा। जैसा हम ट्रेन करेंगे वैसा ही हमारे को रिस्पॉन्ड मिलेगा। हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को जो है इन्हांस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मसल कंपोजिशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। पर लेकिन जो है हम स्पीड की बात करें तो स्पीड नहीं इम्प्रूव कर सकते हम मसल कंपोजिशन के ऊपर। तो क्लियर है ये। उसके बाद हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मैक्सिमम रेंज हमारी होगी, मूवमेंट होगी मसल्स की जॉइंट्स पर, या जॉइंट्स की रेंज होगी, तो हमारी फ्रीडम हो सकती है मूवमेंट को करने में, ठीक है ना, इजीली फास्टर मूव कर सकते हैं, जिससे कि हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना, उसको हम यूज में लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, स्पीड जो है इफेक्ट होगी हमारी। उसके बाद है बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। इसमें जो है हमारे जो बॉडी के केमिकल्स हैं उस पर डिपेंड है स्पीड। अगर एनर्जी जो है हमारे मसल्स में कम बनती है, कम स्टोर होती है, तो वो ज़्यादा स्पीड से वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर मसल का साइज़ भी बड़ा है और हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इतनी नहीं है कि ताकि हम स्पीड से कोई काम कर सकें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो हुआ है केमिकल्स, दो केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी के मसल्स में, एटीपी एंड सीपी। तो जो हमारा एटीपी है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इस नाम का एक केमिकल है जो कि रिलीज़ करती है मसल्स, एनर्जी में खपत करती है, एनर्जी की खर्च करती है किसी भी काम को करने के लिए, तो ये स्टोर होती है। और एक साथ में एक और होती है क्रेटेन फॉस्फेट, सीपी, ये स्टोर होती है। अगर ये ज़्यादा स्टोर होगी तो आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, नहीं तो बहुत कम टाइम के लिए आपकी जो है एनर्जी वो रिलीज़ होगी, वो काम में आएगी। उसके बाद बात करते हैं इंड्योरेंस की। इंड्योरेंस में हमारे पास है एरोबिक कैपेसिटी। वो जो काम हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, वो है एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की, आपने एरोबिक्स देखी होगी, डांस करते हैं, डांस होता है, इसमें सॉन्ग लगा लेते हैं और बस लगे रहते हैं अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करने नॉन स्टॉप, जिससे कि हमारे एंड्योरेंस इन्हांस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे हार्ट बीट पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, ना वो अप जाती है ना वो डाउन जाती है, नॉर्मल रहती है। हमारे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती महसूस, रेदर देन हम इनएरोबिक की बात करें तो उसके अंदर हमारे को ऑक्सीजन की जो है कमी ज़्यादा महसूस होती है और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर ऑक्सीजन इनटेक कैसे करनी है, वो इम्प्रूव करनी है। इसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, थ्रू ट्रेनिंग। उसके बाद ऑक्सीजन अपटेक कैसे करनी है, ठीक है, थ्रू ट्रेनिंग। उसके बाद एनर्जी रिजर्व्स कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम रिजर्व करके रख सकते हैं एनर्जी को, वो इम्प्रूव होगा अगर हम एरोबिक एक्टिविटी करेंगे या एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो। उसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वो एसिड है जो हमारी मसल्स को जाम कर देता है ड्यूरिंग एनारोबिक एक्टिविटीज़ के, ठीक है ना। तो हमारे को इम्प्रूव करना है ये कि ताकि लैक्टिक एसिड जो है वो जो है आपकी मसल से रिलीज़ हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के टॉपिक्स में बताया होगा कि हमारे को कूल डाउन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे जो है लैक्टिक एसिड वो निकल जाए, फाइन।
उसके बाद है मूवमेंट इकॉनमी। मूवमेंट इकॉनमी में हमारे पास हमको बताया गया है यहाँ पर कि जो मोमेंट इकॉनमी है वो बहुत डिपेंड करती है इंड्योरेंस के लिए। अगर आपके मूव्स सही नहीं होंगे, आपकी टेक्निक सही नहीं होगी, तो आप एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दोगे और इंड्योरेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। क्लियर? अगर उसको इम्प्रूव करना है आपको अपनी इंड्योरेंस को, तो बेटर टेक्निक का यूज़ करना है। ठीक है, गुड टेक्निक का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हमने सेव करना है। तो उसके बाद करते हैं बात मसल कंपोजिशन की। मसल कंपोजिशन में है वही आपको दोबारा मैं बताऊं, वाइट मसल और रेड मसल फाइबर। ठीक है, और ये चेंज नहीं होते, जैसा कि मैंने आपको बताया वही पुराना पॉइंट है, इसके अंदर दिया गया है डिटरमाइन एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग से चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर की, जो कंपोनेंट की, जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं? थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास मसल स्ट्रेंथ। वीक मसल्स को हमने क्या करना है, फोर्स जनरेट करवानी जितनी वो कर सकते हैं, सफिशिएंट फोर्स। ठीक है, उसके बाद फुल रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट करनी है, पूरी रेंज। ओके, उसके बाद क्या करना है, मसल स्ट्रेंथ हाईली ट्रेनेबल। मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको हाईली ट्रेन करना है हमने। ठीक है, ऐसी कंडीशन में मूवमेंट करनी है, प्रॉपर मूवमेंट करनी है। उसके बाद जॉइंट स्ट्रक्चर। आप कुछ लिमिटेड फैक्टर होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के जॉइंट के ऊपर। जो जॉइंट होते हैं हमारे पास ऐसे हैं जो कि जिनकी रेंज बाकी जो है जॉइंट से काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मोशन में आ सकते हैं, उनकी रेंज ज़्यादा है। उसके बाद बात करते हैं एज एंड जेंडर की। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत डिपेंड होती है एज और जेंडर पर। जैसे जैसे हमारी एज है बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, रेंज जॉइंट्स की कम होती जाएगी। ओके, जिसके कारण जो है हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कम फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फीमेल्स के अंदर है, वो फीमेल्स जो होती हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और ये हम बढ़ा सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। क्लियर? जैसे कि आजकल आपको पता ही है योगा करने से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मसल्स को टोन भी कर सकते हैं और स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। अगर हम मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो इम्प्रूव करेगा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, मोशन को, मूवमेंट को और रेंज को बढ़ाएगा। ठीक है ना? उसके बाद ये जो है ये ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बॉडी टेम्परेचर है। उसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा है कि जो बॉडी टेम्परेचर है हमारा राइज होगा, बढ़ेगा, तो हम किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करने के लिए रेडी होंगे। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा तो ना फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ना स्पीड आएगी, ना एंड्योरेंस आएगी, ना हम रेडी होंगे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो हमारे को इस सिचुएशन में अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ाना है ताकि मसल जो है वार्म हो सके, खिंच सके, रेंज उनकी बढ़ सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है या है फ्लेक्सिबिलिटी का। उसके बाद है प्रीवियस इंजरी। जो हमारी प्रीवियस इंजरी टिश्यूज़ हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अगर हमारे को चोट लग जाती है, देखा होगा आपने, उस एरिया के आसपास की जो टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जो कि उस एरिया को उस एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। इसलिए हमारे को रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हम उसको हील कर सकते हैं उस इंजरी को, जिससे हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी।
तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।